नमस्कार दोस्तों। एथिक्स सीरीज की ये हमारी 7वीं क्लास है। यानी GS4 के पेपर में हम इसके पहले की 6 क्लासेस में ये 3 टॉपिक कवर कर चुके हैं। आज की क्लास में हम 4th टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं। इसके पहले के टॉपिक थोड़े लेंदी थे, बहुत सारे कीवर्ड्स थे, इसलिए हमें हर टॉपिक में 2 क्लास लगी। आज के टॉपिक कंपेरेटिवली छोटा है, इसलिए हमारा प्रयास रहेगा कि हम इसे आज की ही क्लास में खत्म करें, PYQ को बेस बनाते हुए, यानी पिछले साल के किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उस हिसाब से। तो आज का टॉपिक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये टॉपिक आपकी भावनाओं को किस तरीके से आप मैनेज करते हैं और कैसा रिएक्शन करते हैं उन भावनाओं के स्थिति में, तो उससे जुड़ा हुआ ये टॉपिक है। काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सिविल सर्विसेज में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है, उससे ज़्यादा यूज़ है आपकी निजी ज़िंदगी में। ठीक है, तो बहुत ध्यान से इस लेक्चर को सुनिएगा, चीज़ों को लिंक करने की कोशिश कीजिएगा अपनी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ के साथ। तो टॉपिक है जैसे इमोशनल इंटेलिजेंसी। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक सवाल है कि इमोशनल क्वेश्चन एंड इंटेलिजेंस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, ये आपको बताना है। मतलब कि भावनात्मक रूप से आप कितने स्ट्रांग हैं और संज्ञानात्मक यानी मानसिक स्तर पर आप कितने समझदार हैं। बेसिकली डिफरेंस दोनों में ये है। एक लाइन में आपसे पूछता हूँ कि मान के चलिए कि आप मैथ में बहुत होशियार हैं, आपके हमेशा मैथ्स में 95% मार्क्स आते हैं, लेकिन जिस दिन मैथ्स का आपका पेपर था उस दिन आपका ब्रेकअप हो जाता है। और ब्रेकअप ऐसा नहीं है कि जिससे आपको फर्क नहीं पड़ रहा है, उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है आपको, और अगले दिन आपका मैथ्स का एग्जाम है। अब आप मैथ्स के एग्जाम में कितना परफॉर्म कर पाएंगे? क्या 95% कर पाएंगे, या 100% कर पाएंगे, या 50%? तो दरअसल क्या होता है कि जब हम बात करते हैं किसकी, जब हम बात करते हैं इंटेलिजेंस क्वेश्चन की, तो इसमें बात होती है आपकी कि मानसिक स्तर पर आप कितने समझदार हैं, आप कितनी जल्दी मैथ्स के टॉपिक कितनी जल्दी सॉल्व कर पाते हैं, आपका रीजनिंग कितना स्ट्रांग है, आपका डिसीजन मेकिंग कितनी स्ट्रांग है। यानी कुल मिला के जब बात होती है कि आप मानसिक स्तर पर कितने मजबूत हैं, तो ये आपका होता है इंटेलिजेंट क्वेश्चन। लेकिन जब बात आती है आपकी कि इमोशनल इमोशनल क्वेश्चन पर, तब ये डिपेंड करता है कि आप भावनात्मक रूप से कितने ज्यादा स्ट्रांग हैं। समझ रहे हैं? तो यही चीज है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि मान के चलो कि एक अमित और एक राहुल, ये दो दोस्त हैं। अमित इस स्थिति पर है, इंटेलिजेंस क्वेश्चन यानी वो दिमाग से बहुत स्ट्रांग है, लेकिन राहुल इस स्थिति पर है, यानी वो भावनात्मक रूप से बहुत स्ट्रांग है। इत्तेफाकन वो दोनों एक ही ऑफिस में काम कर रहे हैं, एक ही जगह जॉब कर रहे हैं, और उनको एक प्रोजेक्ट दिया गया है दोनों को, जिसकी डेडलाइन है रात 12 बजे। ऑफिस का बॉस आता है 11:30 पर और दोनों से पूछता है प्रोजेक्ट का क्या स्टेटस है। चूंकि प्रोजेक्ट अभी कंप्लीट नहीं होता है तो दोनों मना कर देते हैं। बॉस दोनों पर बहुत भड़कता है और खरी खोटी सुनाता है। अब क्या है, जो अमित है, अमित भावनात्मक रूप से कमजोर है। इससे क्या है, गुस्सा भी आ रहा है, इसे रोना भी आ रहा है। लेकिन राहुल जो कि इमोशनल रूप से स्ट्रांग है, उसको यह है कि ठीक है, उसने दिमाग से सोचा कि बॉस आज गुस्सा है, इस वजह से उन्होंने किया, इस तरीके का उनका बर्ताव था। और ये राहुल अमित को भी समझाता है कि नहीं भाई, रोना नहीं चाहिए, ठीक है बॉस गुस्सा होंगे, बोल दिया उन्होंने, इतना क्यों हेडेक लेना, छोड़ना, जाने देते हैं। तो ये सारी चीज़ है। ठीक है। तो बेसिकली जब बात होती है आईक्यू की, जब हम बोलते हैं कि यार उसका आईक्यू बहुत तेज है, 120 है उसका आईक्यू, तब हम सिर्फ और सिर्फ बात कर रहे होते हैं कि वो मानसिक स्तर पर कितना मजबूत है। लेकिन जब हम बात करते हैं इमोशनल क्वेश्चन की, तब यहाँ पर मेन मुद्दा जो आता है कि वो भावनात्मक स्तर पर कितना मजबूत है। ठीक है, तो इन दोनों में बेसिकली ये डिफरेंस था। इसलिए मैंने आपको ये पहले डिफरेंस बताया, क्योंकि टॉपिक में ये चीज़ें बार बार आएंगी, तो वहाँ कन्फ्यूजन ना हो इसके लिए। तो अब आते हैं सीधे भावनात्मक बुद्धिमत्ता। ठीक है, तो सीधा सा मतलब यही है कि जिस तरीके से ये डेफिनेशन लिखी है कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता वह क्षमता है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपनी अन्य व्यक्तियों की भावनाओं को पहचानता, समझता, नियंत्रित करता है और उनका सकारात्मक और रचनात्मक उपयोग करता है। ठीक है, तो ये आपकी डेफिनेशन है, ये सिंपल डेफिनेशन है, ये आपको नहीं लिखना है।
तो हम बात करते हैं कि एथिक्स की दुनिया में ये भावनात्मक बुद्धिमत्ता शब्द कब आता है। तो दरअसल 1990 के आसपास जॉन डी मेयर और पीटर सलोवी द्वारा ये वर्ड दिया जाता है। ठीक है, इनके अनुसार जो इन्होंने डेफिनेशन दी कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता वह क्षमता है जिसके द्वारा व्यक्ति भावनाओं को पहचानता, उनका मूल्यांकन करता और जानकारी का उपयोग अपने विचारों और व्यवहारों का मार्गदर्शन करने में करता है। ठीक है, अभी मैं थोड़ा सा पढ़ रहा हूँ एक आध मिनट, इसके बाद हम चीज़ों को एग्जाम्पल्स के साथ, रियल लाइफ के एग्जाम्पल्स के साथ और जो भी थ्योरी यहाँ दी गई है उससे लिंक करते हुए पढ़ेंगे, तब चीज़ें आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएंगी। अभी के लिए बस इतना देखिए, जो एक इसकी थ्योरी है किसका विकास कब होता है, तो जॉन डी मेयर और पीटर सरलेवी द्वारा मॉडल दिया गया था ये। ठीक है, लेकिन इसके बाद 1995 में डैनियल गोलमैन ने अपनी एक बुक लिखी इमोशनल इंटेलिजेंस, और उसमें इन्होंने बोला कि जीवन और नेतृत्व की सफलता में केवल आईक्यू पर्याप्त नहीं होता है, बल्कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता समान रूप से महत्वपूर्ण है। वही बात जो थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि अमित का आईक्यू बहुत स्ट्रांग है, लेकिन ईक्यू कमजोर है। ईक्यू मतलब भावनात्मक रूप से वो कमजोर है। और राहुल जो आईक्यू तो जिसका वीक है लेकिन भावनात्मक रूप से स्ट्रांग है। तो अब जब बॉस की फटकार पड़ रही है तो अमित अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है सिचुएशन के अकॉर्डिंग, लेकिन राहुल अपने आप को पूरी तरीके से कंट्रोल कर ले रहा है। और गोलमैन ने एक वर्ड लाइन बोली कि जब जीवन में आपको सफलता मिलती है, ठीक है, आपको जब सफलता, व्यक्तिगत जीवन में सफलता मिलती है, तो उसमें 90% जो योगदान होता है वो भावनात्मक बुद्धिमत्ता का होता है और केवल 20% ही ईक्यू पर निर्भर करता है। इसका सीधा सा एग्जाम्पल है, जैसे कि आपका प्री का एग्जाम है और गलती से जिस मेट्रो या जिस बस या जिस कैब से जा रहे हैं वो लेट हो गई। अब लेट हो गई तो आप परेशान हो गए, और परेशान होने की वजह से आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं। 1 घंटे का रास्ता था और 1 घंटे आप सिर्फ और सिर्फ परेशान रहे। गेट की एंट्री 9 बजे बंद होनी थी, आप 8:55 पर पहुंच गए, एंट्री भी मिल गई। लेकिन वो जो 1 घंटा आप परेशान रहे हैं, उस 1 घंटे के परेशान होने की वजह से 9:30 पर जो आपका एग्जाम शुरू होगा उसका इम्पैक्ट 9:30 पर पड़ना शुरू हो गया है। अब अगर आप 1 घंटे परेशान नहीं होते तो उम्मीद थी कि कट ऑफ अगर 90 जा रही है तो आप 92 93 मार्क्स ले आते। चूंकि आप 1 घंटे परेशान रहे हैं तो आप उस परेशानी की वजह से, उस नर्वसनेस की वजह से आप 5 से 7 सवाल गलत कर देते हैं और आपका प्री नहीं होता है। प्री ना होने का सीधा सा मतलब है अब 1 साल और इंतजार करना है। तो दरअसल गोलमैन का जो कहना था, यही कहना था कि अगर आप सफल हो रहे हैं तो 80% भावनात्मक बुद्धिमत्ता की वजह से सफल हो रहे हैं और 20% ही आप आईक्यू की वजह से सफल हो रहे हैं। तो ये है। अब हम चलते हैं, ये 2 मॉडल हमें पढ़ने हैं भावनात्मक बुद्धिमत्ता के। एक तो पीटर सलेवी का ही मॉडल पढ़ना है और एक डैनियल गोलमैन का मॉडल पढ़ना है। ठीक है, यूजुअली ये मॉडल थ्योरी, जैसे मैं पहले के लेक्चर में बता चुका हूं कि थ्योरी से सवाल नहीं आते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन आ सकता है कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता के घटक क्या होते हैं, आयाम क्या होते हैं, या भावनात्मक बुद्धिमत्ता में शामिल क्या होता है। तो जब ये चीजें पूछी जाएंगी तब आपको इन दोनों में से किसी एक के मॉडल को कोट कर देना है और बता देना है कि ये चीजें होती हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं मेयर एंड सलेवी के मॉडल पर। ठीक है, मेयर एंड सलेवी का जो मॉडल है, इन्होंने 4 ब्रांचेस या 4 आयाम बताए थे। ठीक है, इन्होंने 4 आयाम बताए थे और बताया था कि इन 4 आयामों के तहत हम किसी व्यक्ति की इमोशनल इंटेलिजेंस या भावनात्मक बुद्धिमत्ता को जज कर सकते हैं, या इन 4 घटक के तहत कोई व्यक्ति अपनी भावनात्मक बुद्धिमत्ता को नियंत्रित कर सकता है। तो कौन से हैं? तो इसके लिए कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान के चलो कोई मूवी ले लेते हैं, कबीर सिंह मूवी ले लेते हैं, और इसके पहले एक मूवी आई थी ये जवानी है दीवानी। ठीक है, इन दोनों मूवी को दिमाग में रखिए और फिर हम चीजें आगे समझते हैं। तो सबसे पहली है कि संवेगों को पहचानना, मतलब परसेप्शन ऑफ इमोशंस। ठीक है, इमोशंस को पहचानना है। तो मान के चलो कि जैसे कि कहानी शुरू होती है कैफे से, और कबीर और प्रीति या कोई भी 2 लवर्स हैं, टेबल में आमने सामने बैठे, लड़की शांत है, कुछ नहीं बोल रही है। ठीक है, शांत बैठी हुई है और उसकी नजरें नीची हैं। ठीक है, मतलब आज वो बहुत डिप्रेशन में है और मीन्स दुखी भी है, ये मान के चलिए। मेयर एंड सलेवी का कहना ये है, ठीक है, मेयर एंड सलेवी का कहना ये है कि ईआई यानी इमोशनल इंटेलिजेंस भावनात्मक बुद्धिमत्ता की पहली सीढ़ी है। वो पहली सीढ़ी क्या है? वो पहली सीढ़ी है कि संवेगों को पहचानना, यानी इमोशंस को समझना। तो अब क्या है कि जब वो प्रीति सामने बैठी है टेबल पे,
तो कबीर सिंह ये बोल सकता है कि तुम क्यों इस तरीके से बैठी हो, चिल्ला सकता है, वो उसको डांट सकता है कि तू तो मेरे साथ खुश है ही नहीं, ठीक है। बट यहाँ कबीर सिंह गलत है। एक्चुअल में कबीर सिंह को क्या करना चाहिए, या जो भावनात्मक बुद्धिमत्ता से स्ट्रांग इंसान है वो क्या करेगा, वो सामने बैठी लड़की की बॉडी लैंग्वेज को समझेगा, उसकी थकी हुई आवाज़ और झुकी हुई नज़रों को भापेगा, ठीक है। देन वो समझेगा कि हाँ, ये इसके अंदर कोई बहुत बड़ा तूफान चल रहा है और ये नॉर्मल उदासी नहीं है, ठीक है। वो भावनाओं को डिकोड करने की कोशिश करेगा। तो बात आती है कि जब आप फीलिंग्स फीलिंग्स को डिकोड करते हैं तो आप भावनाओं को समझने का प्रयास करते हैं। तो भावनाओं को जब आप समझते हैं तो यही मेयर एंड सेल्वी का जो 4 शाखा मॉडल है उसकी ये पहली सीढ़ी है। कहानी को आगे बढ़ाते हैं, आते हैं दूसरे कंपोनेंट्स पे। दूसरा कंपोनेंट्स क्या है, संवेगों का समन्वय। मतलब संवेग का मतलब इमोशंस है, भारी भरकम हिंदी देख के आप कंफ्यूज मत हो जाना। संवेगों का समन्वय मतलब फैसिलिटेशन ऑफ थॉट्स या फैसिलिटेशन ऑफ फीलिंग्स, ठीक है। अब मान के चलो, अब यहाँ पर जैसे ही भावनात्मक बुद्धिमत्ता से भरपूर लड़का जो था उसने पहचान लिया कि भाई, एक सेकेंड, उसने पहचान लिया कि लड़की का मूड बहुत गंभीर है या फिर दुखी है, ठीक है। और उस चीज को पहचानने के बाद आगे की प्रक्रिया करता है। अब कबीर सिंह जैसा लड़का होगा वो क्या करेगा, वह उस गंभीर माहौल में बहुत फालतू के जोक क्रैक करेगा, या अपनी खुशी की बातें करेगा, या वो चिल्लाने लगेगा, मारपीट करने लगेगा, टेबल फोड़ने लगेगा, ठीक है। तो लो आईक्यू वाला बंदा क्या होता है, लो ईआई वाला बंदा, जिसकी लो इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस है, तो वो सिर्फ और सिर्फ अपनी भावनाओं को ध्यान में रखकर एक्शन लेगा। लेकिन जिसकी हाई इमोशनल इंटेलिजेंस है वो सामने वाले के भावनाओं को ध्यान में एक्शन लेगा, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर जो हाई इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस वाला बंदा था वो ये समझ गया कि बात सिर्फ दुखी होने की नहीं है, मामला बहुत गंभीर है और अब उसे क्रिएटिविटी की नहीं बल्कि एनालिटिकल होने की जरूरत है, ठीक है। और वो लड़की यानी प्रीति से बोलता है कि क्या दिक्कत है तुम मुझे बताओ, और उसकी पूरी बात सुनने के लिए तैयार होता है। तो कुल मिला के अभी यहाँ जो इमोशंस थे वो लड़की के साइड से थे। अब बॉय प्लस गर्ल्स दोनों के इमोशंस का कोऑर्डिनेशन हो रहा है, ठीक है। पहले इसने सिर्फ और सिर्फ पहचाना, ठीक है, यहाँ कोऑर्डिनेट किया कि क्या दिक्कत है असल में। फिर आता है तीसरा कि इमोशंस को समझना, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ इमोशंस। अब क्या है कि अब आगे वो लड़का पूछता है प्रीति से क्या दिक्कत है। तब एक कहानी में बड़ा मोड़ आता है, वो लड़की रोते हुए बोलती है कि यार मुझे लगता है कि हमारे बीच चीजें काम नहीं कर रही हैं और हमें अलग हो जाना चाहिए, ठीक है। अब क्या होगा, ऐसे में कबीर सिंह क्या करेगा, वो तुरंत गुस्से में आ जाएगा, चिल्लाने लगेगा, हाथ हाथ काटने की धमकी देगा, क्योंकि वो भावनाओं के पीछे के सच को समझ ही नहीं पा रहा है। लेकिन जो इमोशनल इंटेलिजेंस से भरपूर लड़का होगा वो क्या करेगा कि ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ कि ब्रेकअप की असली वजह क्या है, मैं जानने की कोशिश करता हूँ क्या उसके पीछे उसके परिवार का दबाव है या वो हम दोनों के भविष्य को लेकर डरी हुई है। और वह समझ जाता है कि लड़की का यह फैसला नफरत से नहीं बल्कि बेबसी और डर से निकला है, ठीक है। यानी अब वो क्या है, वो दोनों की भावनाओं को डिकोड कर लेता है। और अब आगे की कार्रवाई जो होगी वो हम देखते हैं चौथे पॉइंट पर। तो चौथा पॉइंट क्या है, संवेगों का प्रबंधन यानी मैनेजमेंट ऑफ इमोशंस। और ये इस मेयर एंड सेल्वी का जो मॉडल है उस मॉडल का ये लास्ट स्टेप है या आखिरी सीढ़ी है, ठीक है। अब क्या है कि यहां तक कबीर सिंह तो पूरी तरीके से फेल हो चुका है, उसने गुस्सा करके चिल्ला के वो निकल गया यहाँ से, क्योंकि उससे ये तो तीसरे स्टेप ही नहीं पहुंच पाया। लेकिन हाई इमोशनल इंटेलिजेंसी वाला जो लड़का है वो क्या कहता है कि जब उससे लड़की बोलती है कि चल ठीक है हम अलग हो रहे हैं, ठीक है, तो वो कुछ नहीं बोलता है, वो बस इतना ही बोलता है कि मैं तुम्हारा डर समझ सकता हूँ, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे लिए फैसला लेना कितना मुश्किल रहा होगा, चलो बैठकर इसका कोई रास्ता निकालते हैं। अब बैठकर क्या रास्ता निकलेगा, अब या तो फिर दोनों में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है तो वो क्लियर हो जाएगी, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है, जॉब को लेकर खतरा है तो लड़का कुछ आश्वासन दे सकता है, अगर फैमिली प्रेशर है तो वो दोनों मिलकर आपस में फैमिली बात कर सकती है। तो ये कुल मिला के 4 चीजें हैं कि आप पहली स्टेज में इमोशंस को पहचानते हो, दूसरे में उसमें कोऑर्डिनेट करते हो, देन कोऑर्डिनेट करने के बाद आप अपनी और सामने वाले इमोशंस
को दोनों को समझते हुए आगे एक्शन लेते हैं, मैनेज करते हैं उस चीज़ों को। तो मेयर एंड सेल्वी ने यही मॉडल दिया है। ठीक है, अगर चीज़ें मेंस के पेपर में लिखने के लिए आती हैं तो आप ये 4 मॉडल वहाँ मेंशन करेंगे। तो हमने जैसे विकास क्रम में देखा था कि सबसे पहला जो प्रतिपादन था वो मेयर एंड सेल्वी का था, लेकिन इसको लोकप्रिय बनाने का जो काम किया था वो किया था डैनियल गोलमैन ने। ठीक है, तो हम डैनियल गोलमैन के मॉडल को देखते हैं। तो डैनियल गोलमैन ने क्या बोला था कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता के 5 घटक हैं, यानी इन्होंने एक मॉडल और ऐड कर दिया, मतलब मॉडल में एक कंपोनेंट्स और ऐड कर दिया। ठीक है, तो अब इसको क्या करते हैं कि सबसे पहले हम देखते हैं कि सबसे पहले हमने कौन सा एग्जाम्पल लिया था, अमित एंड राहुल। हमने बात की थी कि अमित का इंटेलिजेंसी जो है, बात कर रहे थे हम, उसका आईक्यू तो बहुत हाई है, आईक्यू ज़्यादा है, लेकिन ईक्यू कमज़ोर है, भावनात्मक रूप से कमज़ोर है। लेकिन राहुल के साथ क्या था, राहुल का ईक्यू हाई था लेकिन आईक्यू थोड़ा सा कमज़ोर था। ठीक है, ये मान के चलिए। अब क्या है कि डैनियल गोलमैन के अनुसार 5 घटक हैं, ध्यान रखिएगा। हम पहले घटक की बात करने जा रहे हैं। पहला घटक क्या है कि आत्म जागरूकता, यानी सेल्फ अवेयरनेस। कहने का मतलब है आत्म जागरूकता से तात्पर्य है कि अपनी भावनाओं, शक्तियों, कमजोरियों, मूल्यों और व्यवहार के प्रभावों की समझने की क्षमता। मतलब आपकी जो भावनाएं आ रही हैं या आपकी जो शक्तियां, स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, वैल्यूज हैं, आपका जो बिहेवियर है, उसको समझने की क्षमता है। ठीक है, उसको सही ढंग से आकलन करने की क्षमता आत्म जागरूकता है। ठीक है, अब मान के चलो कि जब बॉस ने राहुल पर जब चिल्लाया था तो राहुल को अंदर से जोर से गुस्सा आया होगा, लेकिन उसकी ये सेल्फ अवेयरनेस थी कि उसने तुरंत खुद को बोला कि राहुल, तुझे इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा है और तेरा ईगो भी हर्ट हुआ है, अगर तू अभी बोला तो तेरी बनी बनाई बात बिगड़ जाएगी। ठीक है, उसने अपनी कमजोरी और तत्कालिक भावना को तुरंत पहचाना और कोई भी रिएक्शन नहीं दिया, जबकि अमित नहीं पहचान पाया और वो रोने लगा। तो डैनियल और गोलमैन के अनुसार सबसे पहला जो कंपोनेंट्स है वो है कि आप खुद के प्रति अवेयर रहें। इसी संदर्भ में आप अब यहाँ से हम चीज़ें क्या है कि हम मोरल थिंकर्स, फ्रीडम फाइटर्स और जो भी फिलोसफर हैं उनके कोटेशन ऐड करते चलेंगे और यही कोटेशन आपको एग्जाम में लिखने हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि नेल्सन मंडेला रंग भेद की नीति जब समाप्त होती है तो इन्होंने मेल मिलाप और राष्ट्रीय एकता को प्राथमिकता दी। ठीक है, इस चीज़ को ऐसे समझिए कि इनको क्या है, कई वर्षों तक जेल में रखा गया। ठीक है, ये ब्लैक थे, श्वेत समुदाय से आते थे। ठीक है, अब गोरों ने इनके ऊपर खूब अत्याचार किया, जेल में रखा। अब ये वापस जब नेल्सन मंडेला राष्ट्रपति बनते हैं तो अब इनके पास पूरी क्षमता थी कि उस देश में जितने भी गोरे रह रहे हैं उनको जेल में डाल दिया जाए, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। वो खुद के प्रति, अपनी भावनाओं के प्रति अवेयर हुए, अपने मूल्यों के प्रति अवेयर हुए। उनके मूल्य क्या हैं? उनके मूल्य क्या थे कि हर व्यक्ति समान है, चाहे वो गोरा हो या काला हो। तो वो अपने मूल्यों के प्रति अवेयर थे, तो इसलिए इन्होंने कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं लिया। किसने? नेल्सन मंडेला ने। ठीक है, डेनियल गोलमैन का कहना है कि इसका जो दूसरा कंपोनेंट्स है वो है आत्म नियमन, यानी सेल्फ रेगुलेशन। देखिए, पहले कंपोनेंट्स में क्या है कि आप अपनी भावनाओं, शक्तियों को पहचान रहे हैं, उनकी क्षमता को समझ रहे हैं। यहाँ क्या है कि आप अपनी भावनाओं, आवेगों और प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित और संतुलित रखकर विशेष कठिन परिस्थितियों में, मतलब आप कठिन परिस्थितियों में आप अपनी भावनाओं और आवेगों को नियंत्रित रख रहे हैं। ठीक है, मान के चलिए कि जब राहुल को डांट पड़ी, ठीक है, तो राहुल ने क्या किया? राहुल ने अपनी कमजोरियों, अपने मूल्यों को पहचाना ही नहीं सिर्फ, बल्कि उनको रोका भी। ईगो तो उसका भी हर्ट हुआ होगा अमित की तरह, लेकिन उसने खुद को रोका, गहरी सांस ली, अपना मुंह बंद रखा और बॉस के सामने कोई पलटकर बदतमीजी नहीं की। यानी उसने अपने इम्पल्स पर, अपने आवेग पर ब्रेक लगा दिया। तो यही है कि सचिन तेंदुलकर के एग्जाम्पल है कि आप इनके क्रिकेट करियर को याद करिए कि जब इनके सामने पाकिस्तानी बॉलर शोएब अख्तर 150-160 की स्पीड से बॉलिंग कर रहे हैं, और पाकिस्तानियों की तो आपको आदत पता ही है कि हमेशा गाली देना, स्लेजिंग करना और उल्टी सीधे की टोंट मारना। लेकिन ऐसी स्थितियों में भी क्या करते थे कि सचिन तेंदुलकर को गुस्सा तो आता होगा, उनको गुस्सा भी आता होगा, उनका अंदर से रिएक्शन करने की प्रतिक्रिया भी होती होगी, लेकिन वो क्या करते थे कि वो शांत रहते थे, पेशेंस बना के रखते थे, संयम बना के रखते थे, और उस गाली, उस टोंट का आवाज अपनी बैटिंग से देते थे, शोएब अख्तर को खूब पीटते थे। तो आत्म नियमन यानी सेल्फ रेगुलेशन का ये आप एग्जाम्पल कोट कर सकते हो। जाहिर सी बात है, सचिन तेंदुलकर को सब जानते हो, तो एग्जामिनर ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब क्या है तीसरा कंपोनेंट्स। देखिए, स्टोरी को आगे लेके चलना है धीरे धीरे। ठीक है, अब यूजुअली क्या होता है कि एथिक्स के क्लास में लोग आपको सिखाएंगे कि यार ये याद कर लो, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट याद कर लो।
मैंने शुरू शुरू से ही या शुरुआत की क्लास से ही मैंने कोशिश की है कि आपको याद कुछ नहीं करना है, चीज़ों को समझना है। मैं एक टॉपिक समझाने के लिए 5 एग्जाम्पल दे सकता हूँ, 10 एग्जाम्पल्स दे सकता हूँ। मैं 15 मोरल थिंकर्स, 20 मोरल थिंकर्स के कोटेशन दे सकता हूँ, ठीक है। लेकिन आपका जो काम है, आपका वो काम है कि आप चीज़ों को खुद की लाइफ, दूसरों की लाइफ को ध्यान में रख के समझो। याद करने से कुछ नहीं होगा। याद करेंगे, एग्जाम वाले दिन भूल जाएंगे, फिर आप वहाँ पर कुछ लिख नहीं पाएंगे। तो इस चीज़ को एक स्टेप वाइज समझते हैं कि हमने जैसे कि 2 स्टेप चल लिए डैनियल गोलमैन के अनुसार। तीसरा स्टेप क्या है कि इंटरनल मोटिवेशन, ठीक है। इंटरनल मोटिवेशन क्या है कि वापस से उस राहुल और अमित वाले किस्से पे आते हैं। अब क्या है कि रात के 11:30 बजे बॉस ने आकर पूरी मेहनत पर पानी फेर दिया था। अमित तो हार मान के बैठ गया, लेकिन राहुल के अंदर का जो इंटरनल मोटिवेशन था, तो राहुल ने बोला कि नहीं, मैं काम सिर्फ सैलरी या तारीफ के लिए नहीं करता हूँ, मैं अपने काम में एक्सीलेंस हासिल करना चाहता हूँ, यानी मैं अपने काम में महारत हासिल करना चाहता हूँ। और राहुल ने बोला कोई बात नहीं, आधा घंटा और सही, 1 घंटा और सही, मैं इस फाइल को बेस्ट बनाकर ही दम लूंगा, ठीक है। अमित अमित हार मान के बैठ गया, रोने लगा। तो डेलियन गोलमैन यही बोलते हैं कि अभिप्रेरणा या आंतरिक प्रेरणा का ही सिनोनिम्स है अभिप्रेरणा। तो अभिप्रेरणा वह आंतरिक शक्ति है जो व्यक्ति को लक्ष्य प्राप्त करने हेतु निरंतर प्रयास करने के लिए प्रेरित करती है। अब इसमें आप मैरी कॉम का एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं कि वो बहुत गरीबी और ऐसे एरिया से आ रही हैं, नॉर्थ ईस्ट के, जहाँ ना इंफ्रास्ट्रक्चर है ना कनेक्टिविटी है, लेकिन फिर भी उन्होंने निरंतर संघर्ष किया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप देख ही रहे हैं, उन्हें मेडल्स मिले हैं, फेमस हैं, भारत का नाम रोशन किया उन्होंने। देन फोर्थ कंपोनेंट डेलियन गोलमैन बोलते हैं कि चौथा जो कंपोनेंट्स है वो है इम्पैथी, सहानुभूति। सहानुभूति की देखिए लास्ट 6 क्लास में कम से कम 2 क्लास में मैंने चर्चा की है, तो इस बार मैं इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं कर रहा हूँ। सीधा से इतना समझ लीजिए कि सहानुभूति का मतलब है कि आप दूसरे के चश्मे से देख रहे हैं, यानी दूसरे किसी को दुख हो रहा है तो आप भी उस दुख को महसूस कर रहे हैं, खुद को उसकी जगह रखकर। अगेन हम अपने क्लासिकल एग्जाम्पल पर आते हैं, अमित एंड राहुल पर, ठीक है। अब क्या हुआ कि राहुल अमित और राहुल को उसका बॉस उल्टा सीधा बोल के चला गया, ठीक है। राहुल अपने काम पे लग गया, लेकिन काम पे लगा ही था तब उसने देखा कि अमित बहुत गुस्से में बैठा और उसके आंखों से आंसू भी आ रहे हैं और चिड़चिड़ापन भी है उसके अंदर, ठीक है। अब राहुल ऐसे टाइम पर क्या सोचता है कि यार बॉस भी एक इंसान ही है, शायद आज उन पर कोई बड़ा प्रेशर होगा, इस वजह से इस तरीके का उन्होंने काम किया। तो उसने बॉस के गुस्से को पर्सनल अटैक मानने के बजाय एक उनकी बेबसी के रूप में देखा। और आगे क्या करता है, ये चीजें जो राहुल सोच रहा है यही चीजें अमित को समझा रहा है और उसे काम डाउन करने की कोशिश कर रहा है, उसको शांत करने की कोशिश कर रहा है। तो दरअसल जब आप खुद की भावनाओं को जानते हैं, उनको रेगुलेट करते हैं और आपके अंदर अभिप्रेरणा होती है और आप दूसरे को की स्थिति में खुद को रख के देखते हैं, तब आप डेनियल गोलमैन के हिसाब से 4 चीजें पूरी कर चुके होते हैं। अब आता है लास्ट, सामाजिक कौशल यानी सोशल स्किल्स। क्या है? अब क्या होता है कि सामाजिक कौशल का अर्थ है कि प्रभावी संप्रेषण नेतृत्व सहयोग निर्माण की क्षमता से है। मान के चलिए सामाजिक कौशल का सीधा सा मतलब एक लाइन पे अगर मैं बोलूं तो टीम को साथ में लेकर चलना। अब इस चीज को हम अमित राहुल से जोड़ते हैं। अब बारी थी एक्शन की। राहुल ने सामाजिक कौशल का इस्तेमाल किया और अमित को मोटिवेट किया और बॉस के पास जाकर बहुत विनम्रता से बोला कि सर, हमसे जो कमियां हुई हम उन्हें अगले 20 मिनट में ठीक करके फाइल आपको मेल कर रहे हैं। यानी वो खुद भी गया बॉस के पास, खुद की गलती भी उसने स्वीकारी और अमित को भी ले गया, अमित की भी गलती स्वीकार करने के लिए बोला और 20 मिनट, 30 मिनट या 1 घंटा एक्स्ट्रा मांगा बॉस से और बोला कि मैं फाइल सही करके देखता हूँ। तो अब राहुल यहाँ होता तो अकेले भी जा सकता था, वो अकेले भी जाके एक्स्ट्रा टाइम मांग सकता था और अमित रो ही रहा था तो अमित को रोने देता। लेकिन आपके अंदर अगर सोशल स्किल्स है तो आप पूरी टीम को साथ में लेकर चलेंगे, ठीक है। तो डैनियल गोलमैन का जो कहना था, उन्होंने जो 5 घटक बताए थे, तो ये घटक हैं। अब आपकी मर्जी है, अगर एग्जाम में आ रहा है तो आप चाहें तो जो पीटर सेल्विक के ये 4 शाखाओं वाला मॉडल मेंशन कर सकते हैं या डैनियल गोलमैन का 5 शाखाओं वाला या 5 घटकों वाला मॉडल प्रेजेंट कर सकते हैं। दोनों ही मॉडल में आपको अच्छे खासे नंबर मिलेंगे और आप अपनी तरफ से कुछ लिखेंगे तो कंपेरेटिवली नंबर कम मिलेंगे, क्योंकि एग्जामिनर के सामने जो आंसर स्क्रिप्ट्स होगी या जो मॉडल आंसर होगा तो उसमें इन्हीं 2 मॉडल्स का जिक्र होगा।
ठीक है, तो हम इमोशनल इंटेलिजेंस अब टोटली समझ चुके हैं। लेकिन अभी क्या था कि हम बार बार बात कर रहे थे कि एक सेकेंड, हाँ, हम लोग बार बार बात कर रहे थे भावनाओं की। ठीक है, अब हम थोड़ा सा नज़र भावनाओं पर भी डाल लेते हैं। ठीक है, वैसे क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आएगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा बारीकी डिफरेंस है। ठीक है, कि अगर हमारे भीतर कोई भावना जागृत हो रही है तो वो किस लेवल पर जागृत हो रही है, भावना के क्या कंपोनेंट्स हैं। तो बेसिकली भावनाओं के तीन अलग अलग कंपोनेंट्स हैं। एक पहला क्या है कि व्यक्तिपरक अनुभव, सब्जेक्टिव। इस सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का मतलब भी लास्ट लेक्चर या पहले ही लेक्चर में मैंने समझाया था कि दरअसल क्या होती है कि सब्जेक्टिव का मतलब है किसी चीज को अलग अलग इंसान अलग अलग तरीके से देख रहे हैं। यानी आपकी भावना, ऑब्जेक्टिविटी नहीं होती आपकी भावना में कि अगर गुस्सा आ रहा है तो सबको एक समान गुस्सा आ रहा है, या किसी को खुशी हो रही है तो एक समान खुशी हो रही है, ऐसा नहीं। उदाहरण के लिए आप भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी का उदाहरण ले सकते हैं। एक छोटी सी चीज से जहां लक्ष्मण जी को बहुत गुस्सा आता था, उसी बात पर भगवान श्री राम शांत रहते थे। तो कहने का मतलब जो होता है कि भावनाएं आपकी सब्जेक्टिविटी है इस भावनाओं में, यानी सबकी भावनाएं अलग अलग हैं। ठीक है, मान के चलो कि किसी को गुस्सा आ रहा है तो वो एकदम चिड़चिड़ा हो गया। ठीक है, अंदर ही अंदर परेशान है। कोई है वो नॉर्मल है कि कोई नहीं, ये समस्या भी खत्म हो जाएगी। भावनाओं का दूसरा होता है कि आपके अंदर की जो भावनाएं उठी तो आप उसमें शारीरिक प्रतिक्रिया क्या कर रहे हो। ठीक है, मान के चलो कि किसी को गुस्सा आया, और गुस्सा आने के बाद वो कोई शांत है, मस्त बैठा है आराम से, कुछ नहीं बोल रहा है। गुस्सा तो है लेकिन बोल नहीं रहा है कुछ। दूसरा क्या है, उसको गुस्सा आया और उसके गाल एकदम लाल हो गए। ठीक है, गाल हो गए एकदम रेड, और घर के जो लोग थे वो समझ गए कि इसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। तो कहने का मतलब है कि आपका अनुभव अलग अलग होता है, शारीरिक प्रतिक्रियाएं अलग अलग होती हैं, और व्यवहारिक प्रतिक्रियाएं, मतलब गुस्सा आने के बाद कोई होता है वो लड़ने के लिए उतारू हो जाता है, कोई चुप रहता है। कि मान के चलो कि जैसे कि किसी राह चलते किसी व्यक्ति ने आपको गाली दे दी। अब इसमें क्या है, गाली उसने दी, मुंह उसका खराब हुआ। लेकिन यहाँ दो तरीके के लोग हैं, ए या अमित। अब अमित क्या करेगा, वो उल्टा पलट के गाली देगा, फिर ये व्यक्ति गाली देगा, दोनों के बीच में लड़ाई होगी। ठीक है, यानी अमित का एक्शन, अमित ने जो व्यवहार किया वो तो किसी थर्ड पर्सन ने उसके व्यवहार को कंट्रोल किया, अमित के हाथ में तो कुछ है ही नहीं है। अगर कोई आपको आके गाली दे रहा है और उसी गाली का प्रत्युत्तर आप गाली से दे रहे हैं या लड़ाई झगड़ा कर से दे रहे हैं, तो दरअसल आपका खुद पर कोई कंट्रोल नहीं है, आपको कोई दूसरा कंट्रोल कर रहा है। सेम चीज राहुल, राहुल को भी किसी ने गाली दी, राहुल ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, उसने बोला कि तेरा मुंह गंदा हुआ है। उसने फिर से गाली दी, उसने बोलता है कि ठीक है मैं माइक लगा देता हूँ, ये गाली सबको सुनाई देंगी। तो कहने का मतलब है कि व्यवहारिक प्रतिक्रियाएं भी अलग अलग होती हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा डिफरेंस और समझ लेते हैं कि आपकी इमोशंस, आपकी फीलिंग्स और आपके मूड में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा लिखा है इस पीडीएफ में, आप चीज़ें देख सकते हैं। बाकी एक छोटे से एग्जाम्पल से इसको समझ के ख़त्म करते हैं। अब भावना क्या है कि बाहरी कोई घटनाएं हुई हैं उसके प्रति आपकी मानसिक प्रतिक्रिया क्या है। ठीक है, मान के चलिए कि आप जा रहे थे और आपने एक एक्सीडेंट देख लिया। अब जब एक्सीडेंट आपने देखा तो आपका जो भावना थी, अंदर के इमोशंस थे, बहुत एकदम ऐसे हुआ कि मन अजीब सा हो गया। ठीक है, अब क्या होता है कि अनुभूति क्या होती है, फीलिंग्स, कि आपकी भावनाओं और विचारों के मिलन से उत्पन्न होने वाला अनुभव, वो अनुभूति है। मान के चलिए कि आप किसी गरीब के प्रति कोई भावना नहीं है, कोई विचार नहीं है। अमित और राहुल को मान लेते हैं। ठीक है, अमित और राहुल। अमित क्या है, गरीब के प्रति कोई विचार नहीं है, अमित के मन में गरीबों के प्रति कोई विचार नहीं है। लेकिन राहुल ये मान के चलता है कि यार गरीब बहुत मजबूर होता है यार, वो परेशान रहता है। ठीक है, तो इसके विचार है। अब दोनों ही सेम कार में जा रहे थे, दोनों ने ही उस गरीब का एक्सीडेंट देखा। जब दोनों ने उस गरीब का एक्सीडेंट देखा तो नो डाउट अमित के भी इमोशंस आए होंगे उस एक्सीडेंट को लेकर, और राहुल के भी इमोशंस आए होंगे। ठीक है, अब समस्या क्या है कि ऑलरेडी राहुल गरीबों के बारे में एक सकारात्मक इमेज बना के बैठा था। ठीक है, ये सकारात्मक इमेज बना के बैठा था, तो जो राहुल की इस टाइम पर फीलिंग होगी, अनुभूति होगी, वो अनुभूति अमित से कई गुना ज़्यादा होगी। ठीक है, और जो अमित के मन में अनुभूति होगी वो राहुल से कम हो सकती है। तो दरअसल ये जो यहाँ पर लाइन लिखी है कि व्यक्तिपरक यानी सब्जेक्टिव,
तो यही सब्जेक्टिव का मतलब है कि सबकी भावनाएं, सबके विचार अलग अलग हैं, और भावनाओं और विचारों का मिलन ही अनुभूति है। मनोदशा मूड क्या है कि लंबे समय तक चलने वाली व्यापक भावनात्मक स्थिति। मतलब यूजुअली होता है ना कि हम लोग बोलते हैं कि यार मेरा मूड आज सही नहीं है, ठीक है। या शाहरुख खान काजोल की मूवी ले लो, काजोल ने बोला कि मेरा मूड नहीं सही है, तो शाहरुख खान क्या करेगा कि एक चुटकुला सुना देगा। अब काजोल हंसने लगी, काजोल का मूड सही हो गया। लेकिन दरअसल ये चीज़ गलत है। मूड आपका एक लंबे समय तक मनोस्थिति है। आप इस चीज़ को समझिए कि आपकी सैलरी नहीं आ रही है काफ़ी लंबे समय से, ठीक है, और आपका दिमाग बार बार वहीं जा रहा है, ठीक है, और आपको किसी ने आके एक जोक सुना दिया, तो आपके मन में जो इमोशंस हैं वो थोड़ी देर के लिए अच्छे आ गए, लेकिन इससे जो लंबे समय से आपका मूड खराब था वो तो नहीं सही हुआ, वो वैसा का वैसा है। तो कहने का मतलब है कि लोग बोलते हैं कि मेरा मूड सही नहीं है, और अगले ही 5 मिनट बाद बोलते हैं कि मेरा मूड बहुत सही हो गया। तो वो दरअसल सही वर्ड का ही इस्तेमाल नहीं कर रहे होते हैं। उनके इमोशंस चेंज हो गए हैं कुछ देर के लिए। यानी आपके इमोशंस बहुत जल्दी बदलते हैं, मूड बदलने में टाइम लगता है। जैसे मौसम जल्दी बदलता है लेकिन जलवायु बदलने में समय लगता है। इस चीज़ को ऐसे लिखिए। अब आगे वही चीज़ साथ में लिखी है जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, कि यह कुछ सेकेंड से कुछ मिनट तक हो सकता है, ये कई घंटे दिमाग में रहता है, और ये कई हफ्तों तक लगातार चलता है। अब वही सेम चीज़ें हैं जो मैंने उदाहरण में समझी थी, इसमें कुछ भी अलग नहीं है, ठीक है। कारण, अभिव्यक्ति और उदाहरण, तो ये सारी चीज़ें पीडीएफ में आप देख सकते हैं, और ये चीज़ टेलीग्राम में मैं ये पीडीएफ डाल दूंगा, ठीक है। अब बात आती है, देखिए जो टॉपिक है हमारा भावनात्मक बुद्धिमत्ता, तो एग्जामिनर ने या यूपीएससी ने या यूपी पीसीएस ने इसलिए तो ये एग्जाम टॉपिक ऐड नहीं किया है कि आप भावनात्मक बुद्धिमत्ता के बारे में जानें। टॉपिक दरअसल इसलिए ऐड किया गया है कि आप भावनात्मक बुद्धिमत्ता के बारे में जाने नहीं, बल्कि उसको अपने पेशेवर जिंदगी में उसका इस्तेमाल भी करें, ठीक है। तो दरअसल भावनात्मक बुद्धिमत्ता को समझना और उसके अपने डीएम एसडीएम बनने के बाद अपनी ज़िंदगी में, व्यावसायिक ज़िंदगी में, पेशेवर ज़िंदगी में उसे यूज़ करना ही दरअसल पर्पज़ है इसे शामिल करने का सिलेबस में। तो सबसे पहले हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं कि निजी जीवन में क्या उपयोग हो सकते हैं भावनात्मक बुद्धिमत्ता के, ठीक है। तो सबसे पहला है कि संघर्ष संघर्ष समाधान। संघर्ष समाधान क्या है कि मान के चलो कि कोई पारिवारिक विवाद है, वैवाहिक मतभेद है, व्यक्तिगत तनाव है, उसका आप शांतिपूर्ण समाधान निकाल सकते हैं। मान के चलिए कि देश का विभाजन जब चल रहा था, अब क्या थे, सभी लोग दंगे भड़क रहे थे, लाठीचार्ज हो रही थी हर जगह, लेकिन ऐसे में महात्मा गांधी ने क्या किया, उन्होंने भूख हड़ताल शुरू कर दी, ठीक है। क्योंकि उन्हें पता था, उनके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस इतनी हाई थी कि वो जानते थे कि अगर मैं भूख हड़ताल करूंगा तो जनता, दंगाई का दिल पिघलेगा, और वो इन सारी घटनाओं से या इन सारी घटनाओं को कम करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो वही होती है कि अब जैसे कि होता है ना निजी जीवन में कि रिश्ते या समाज में जब ऐसे कोई ऐसी कोई जंग, ठीक है, कि जिसकी जीतने की बिल्कुल भी उम्मीद ना हो, उस जंग को आप इमोशनल इंटेलिजेंस का यूज करके जीत सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है कि मानसिक स्वास्थ्य और तनाव प्रबंधन, ठीक है। मान के चलो कि जैसे कि अब्राहम लिंकन थे यूएसए के राष्ट्रपति, ठीक है। अब उसमें क्या होता है कि उनके जीवन में उनकी माँ, बहन, प्रेमिका, सबको अपने जीवन में उन्होंने खो दिया। वो चुनाव भी हार गए, डिप्रेशन में भी गए, अमेरिकी गृह युद्ध के दौरान, मतलब, लेकिन फिर भी जब वो सिविल वॉर चल रहा था तो उनके मन में पूरे देश का बोझ था, ठीक है। अब ये जो उनके पास्ट में चीजें हुई हैं, ठीक है, उसको उन्होंने कमजोरी नहीं बनने दिया, बल्कि उस दर्द को ताकत बनाया और अमेरिका को एकजुट किया। तो ये इमोशनल इंटेलिजेंस का निजी जीवन में फायदा है। संतुलित निर्णय, ठीक है। अब जैसे स्वामी विवेकानंद के जीवन में भी इसी तरीके की आर्थिक तंगी थी, ठीक है, मुकदमे चल रहे थे, बहुत सारी चीजें, तब वो विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के पास जाते हैं, ठीक है, और वहाँ उन्हें इस चीज़ का ज्ञान प्राप्त होता है कि आज हम उन्हें किताबों में पढ़ रहे हैं। तो संतुलित निर्णय कर सकते हैं आप, ठीक है। कि वही होता है कि ना कि जब दिल की भावनाओं में समंदर उबल रहा होता है, तब दिमाग को बर्फ की तरह शांत रख के इंसान को सही रास्ते दिख ही जाते हैं, या सही रास्ता निकाल ही लेता है। फिर देन इसके बाद आशावाद एवं सकारात्मक दृष्टिकोण। अब एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में सब जानते हैं, ठीक है। अब क्या है, कलाम साहब क्या था कि पहले पायलट बनना चाह रहे थे। वे एयरफोर्स के इंटरव्यू में 9th नंबर पर, उनका इंटरव्यू जब दिया तो 9th नंबर पर रैंकिंग आई। अब क्या था कि सीटें केवल 8 थी, उनका सिलेक्शन ही नहीं हुआ। अब वो क्या है, ऋषिकेश चले जाते हैं, ठीक है। ऋषिकेश जाते हैं तो वहाँ स्वामी उनको शिवानंद मिलते हैं, ठीक है।
अब शिवानंद जी ने उनको बोला, उनकी उदासी को देखकर बोला कि इस असफलता को आप स्वीकार करो। हो सकता है कि तुम्हारी नियत में यह ना हो सकता है कि ईश्वर ने तुम्हारे लिए कोई बड़ा प्लान कर रखा हो। तो कहने का मतलब कि जब आपके अंदर वो इमोशनल इंटेलिजेंसी होगी, ठीक है, तो आप निराशा को भी आशा में बदल सकते हैं। तो कई बार होता है कि हमारे जितने भी भाई बहन हैं यूपीएससी या यूपीपीसीएस दे रहे हैं, उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो फिर वो एकदम टूट जाते हैं। तो मेरा उनके लिए वही मैसेज है कि हो सकता है भगवान ने कुछ और भी अच्छा लिख रखा हो, या अगले अटेम्प्ट में सिलेक्शन लिख रखा हो। खैर, चलते हैं आगे। और इसी संदर्भ में मार्कस ऑरलियस का ये कथन है कि आपके मन में आपका नियंत्रण है, बाहरी घटनाओं का नहीं। जब आप इसे समझ लेते हैं तब आप वास्तविक शक्ति प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, तो ये कुछ उपयोग हैं जो आपके निजी जीवन में उपयोग आ सकते हैं। ये कथन है, कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपके साथ शेयर किए। आई होप आप उनको नोट्स में राइट डाउन कर रहे होंगे और वो आप एग्जाम पेपर में लिख सकते हैं। अब क्या है कि सार्वजनिक जीवन में तो प्रेरक नेतृत्व मतलब इंस्पिरेशनल लीडरशिप क्वालिटी प्राप्त होती है आपको इमोशनल इंटेलिजेंस का यूज करके। अब क्या मान के चलो कि नेताजी का ही आप एग्जाम्पल देख लीजिए, सुभाष चंद्र जी का। ठीक है, कि अब जब वो चले जाते हैं भारत से सिंगापुर, जापान और आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व कर रहे होते हैं, तो उनके पास ना तो कोई बजट था, ना ही कोई मॉडर्न इक्विपमेंट्स थे। ठीक है, लेकिन उनके अंदर एक भावनात्मक कोशिश थी कि जब वो म्यांमार आते हैं अपनी टुकड़ी के साथ युद्ध लड़ने, तो वो भूखे प्यासे सैनिक को भी देशभक्ति की भावना और भावनात्मक बुद्धिमत्ता का यूज करके एक लीडरशिप की क्वालिटी निभाते हैं और अंतिम दम तक उनको मोटिवेट रखते हैं। है, तो वही है कि एक सच्चा लीडर मतलब वह नहीं है कि जो शक्ति से लोगों को डराए। कहने का मतलब है कि एक सच्चा लीडर जो वो होता है जो आपके भीतर सोए हुए आत्मसम्मान को भी जगाए। खैर, आगे चलते हैं। देन प्रभावी संप्रेषण यानी इफेक्टिव कम्युनिकेशन, मतलब एक कम्युनिकेट आप चीज़ों के अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो आप इसमें किसी का भी ले सकते हैं, हमारे वर्तमान पीएम हो गए या मार्टिन लूथर किंग, किसी का भी एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। तो आप क्या है, जब आप इमोशनल इंटेलिजेंस होगे तो आप सामने वाली बैठी जनता वो सुनना क्या चाह रही है, आप उनकी भावनाएं समझोगे। ठीक है, अभी देखते हैं जैसे इटली की आपकी प्राइम मिनिस्टर हो गए, अब वो हिंदी इंडिया में आ रही हैं तो हिंदी में भाषण देने की कोशिश करेंगी। नो डाउट वो उनसे एक सेंटेंस भी हिंदी में नहीं बोला जाएगा, बट वो कोशिश कर रही हैं, कनेक्ट कर रही हैं जुड़ने की। इसी तरीके से कोई साउथ इंडिया का व्यक्ति नॉर्थ इंडिया आ रहा है तो वो कनेक्ट होने के लिए हिंदी बोलने की कोशिश करता है। तो ये कहने का मतलब ये है कि एक प्रभावी इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर सकते हैं अगर आप इमोशनल इंटेलिजेंसी को अच्छे से पहचान रहे हैं। ठीक है, फिर क्या है, संघर्ष समाधान संवाद। बहुत है कि हमारा पूर्वोत्तर भारत में उग्रवादी संगठन है, नक्सली हैं, उनके साथ इमोशनल इंटेलिजेंसी का यूज करके आप संघर्ष समाधान और संवाद स्थापित कर सकते हैं। संबंध निर्माण, रिलेशनशिप बिल्डिंग। ठीक है, अब मदर टेरेसा का आप एग्जाम्पल इसमें समझिए कि मदर टेरेसा के पास कोई भी राजनीतिक पद नहीं था, लेकिन उन्होंने कलकत्ता की सड़कों पर कुष्ठ रोगियों के और अनाथ बच्चों का सेवा की। ठीक है, और उनके इस निस्वार्थ प्रेम ने दुनिया के बड़े बड़े शासकों, राष्ट्रपतियों, दान दाताओं के साथ उन्हें उनके साथ खड़ा कर दिया। ठीक है, तो ये क्या था, ये इमोशनल इंटेलिजेंस थी ना। खैर, तो इसी संदर्भ में दलाई लामा का कथन है कि करुणा और सहानुभूति विलासता नहीं है, बल्कि मानवीय जीवन का के अस्तित्व का अनिवार्य आवश्यकता है। राजनीति में क्या प्रयोग हो सकता है? ठीक है, अगेन प्रभावी संचार, इफेक्टिव मास कम्युनिकेशन, तो अब ऑलरेडी इस पर डिस्कशन हो चुका है। आम सहमति का निर्माण। ठीक है, अब क्या है कि इमोशनल इंटेलिजेंसी है तो इसमें आम सहमति में आप सरदार पटेल के एग्जाम्पल देख सकते हैं। अब मान के चलो कि उस टाइम कितनी 562 देसी रियासतों का है, उन उनको एक साथ ही एकीकृत कर लिया था। हालांकि 3 के लिए अलग अप्रोच अपनाई गई, बट ये उनकी इमोशनल इंटेलिजेंसी थी, उन्होंने सबको एकीकृत कर लिया। फिर क्या है कि जन संवेदनाओं की समझ, पब्लिक सेंटिमेंट्स क्या है। ठीक है, तो अगेन वही चीज़ है कि डिस्कस हो चुका है कि जब भी कोई मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर या पोजीशन का लीडर कहीं जाता है भाषण देने, तो वो सामने वाले के सेंटिमेंट समझता है। वो सामने वाले से पूछता है कि भाई बताओ आपको क्या चाहिए। मान के चलो अगर गरीब समाज है तो उसको बोल के आएगा कि हम तुम्हें गेहूँ देंगे 10 किलो। थोड़ा सा अमीर है तो उसको बोलेगा कि हम 10 किलो और गेहूँ देंगे। और अमीर है तो उसको बोलेगा 10,000 रुपये देंगे मंथली। ठीक है, और बिल्कुल ही अमीर है, पूंजीपति है, तो उसको बोलेगा हम फ्री में ज़मीन देंगे। ठीक है, तो वो क्या है कि जन संवेदनाओं को वो लीडर समझ रहा है कि आखिर जनता चाह क्या रही है। ठीक है,
तो अब कहने का मतलब वही है, अरिस्तु का इसमें एक कथन था कि समाज के सबसे कमजोर व्यक्ति के जो आंसू नहीं पोंछ सकता है, उसकी राजनीति सिर्फ एक छलावा है। तो आप करंट टाइम के लीडर्स को देख ही सकते हैं कि वो कमजोर व्यक्ति के आंसू पोंछ रहे हैं या ये सब बांट रहे हैं। तो उनकी राजनीति क्या है, वो छलावा है या सच में राजनीति है। खैर, सामाजिक एकता, सद्भाव, ठीक है, इसमें आप अकबर का एग्जाम्पल देख सकते हैं, डाल सकते हैं कि दीन लाई सुलह कुल की जो नीति अपनाई, हिस्ट्री में खूब पढ़ते हैं इसलिए मैं डिस्कस नहीं करूंगा। फिर क्राइसिस मैनेजमेंट, ठीक है। अब इसमें लाल बहादुर शास्त्री का अब क्या है कि खाद्यान्न संकट था 1965 के आसपास। क्यों 1962 में पाकिस्तान के साथ वॉर हुआ, 1963 और आगे चल के चाइना के साथ वॉर होता है, तो 65 आते आते देश की स्थिति काफ़ी ख़राब होती है। तब क्या था कि लाल बहादुर शास्त्री ने बोला था कि भाई हफ्ते में एक दिन उपवास करूं, और किसानों का मोटिवेशन बढ़ाने के लिए जय जवान और जय किसान का नारा दिया। तो आप वो समझ सकते हैं कि ये लाल बहादुर शास्त्री जी की इमोशनल इंटेलिजेंस ही थी कि जिसकी वजह से उन्होंने इस संकट के समय पर भी एक सही रास्ता निकाला, ठीक है। तो इसी के संदर्भ में, उनके संदर्भ में भी एक चीज़ याद आ रही है मुझे कि मतलब किसी कथन है, मैं एग्जैक्ट उनका नाम नहीं याद कर पा रहा हूँ, कि संकट के समय में एक सच्चा नेता वह नहीं होता है जो खुद घबरा जाए, बल्कि वह होता है जो अपनी विश्वास, अपने क्षमताओं से पूरी जनता के भीतर अटूट विश्वास भर दे, ठीक है। खैर, तो अब बात है मेन मुद्दे पर, ठीक है। खत्म होने वाले हैं, थोड़ी देर का ये सेशन बचा है, तो थोड़ी देर और इसको डिस्कस करते हैं। तो मेन मुद्दे पर आते हैं कि सिविल सेवा में भावनात्मक बुद्धिमत्ता का क्या प्रयोग है, ठीक है। अभी तक तो हम जो कर रहे थे वो कर ही रहे थे, मेन चीज़ है कि अब इसमें क्या उपयोग है। तो देखो, सबसे पहला, अगर देखिए शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए आता है, सिर्फ एक छोटा सा पार्ट लिखने के लिए आ रहा है 4-5 नंबर का, तो आप सिर्फ ये पॉइंट लिख के चले जाइए। अगर क्वेश्चन लेंदी आ रहा है और बहुत सारे पॉइंट लिखने हैं, तो इसलिए मैंने ये 8 पॉइंट लिख रखे हैं। मैं कोशिश करूंगा इन 8 पॉइंट के साथ साथ मैं मोरल थिंकर्स के या और अदर एग्जाम्पल मैं आपको बताते चलूँ, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है कि आप तो हम सीधे, ये 5 पॉइंट वही हैं जो नीचे 8 पॉइंट हैं, ये सिर्फ इसलिए हैं ताकि छोटा क्वेश्चन है 8 नंबर का और उसमें सिर्फ एक छोटे से पार्ट में लिखना है, तो आप ये लिख के आगे बढ़ जाइए। अगर क्वेश्चन 12 नंबर का है और उसमें मोस्टली जगह ये लिखना है, तो फिर इसमें काम करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले कि सिविल सेवा में क्या प्रयोग है इमोशनल इंटेलिजेंसी का, तो प्रभावी निर्णय निर्माण यानी इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग, बैलेंस डिसीजन आप ले सकते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि तथ्यों और भावनाओं के बीच में सही संतुलन आपको स्थापित करना होता है। जैसे कि मान के चलिए कि जैसे कि लास्ट एक को उसमें मैंने एग्जांपल दिया था क्लास में कि मान के चलिए कि आप किसी क्षेत्र के एसडीएम है और एक कोई घर है, ठीक है, और उस घर को ढहाने का या गिराने का आपको वो मिला है आदेश, और आप गए हैं बुलडोजर लेके, आप उस घर के आगे बुलडोजर चलाने के लिए बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले उस घर में बूढ़ी माँ और बूढ़े पिता मिलते हैं किसी के, और आपके अंदर इसकी हिम्मत नहीं आ रही है कि आप बुलडोजर चलवा दो। लेकिन तभी आपको इस चीज़ की जानकारी मिलती है कि इसी घर के ही सदस्य एक खूंखार अपराधी है और उसने अवैध कब्जा कर रखा है ज़मीनों पर। तब आप जो निर्णय लेंगे, तथ्यों और भावनाओं के बीच में आप सही संतुलन स्थापित करके निर्णय लेंगे। इसी संदर्भ में अरस्तु कथन है कि तर्क और भावनाओं का ही सही संतुलन न्याय की नींव है। यानी अरस्तु का कहना था कि तर्क और भावनाओं का सही संतुलन न्याय की नींव है, ठीक है। तो ये दूसरा, नागरिकों के प्रति सहानुभूति, ठीक है, वंचित वर्गों के प्रति सहानुभूति आप रख पाएंगे, ठीक है। जैसे कि अब इसमें आप क्या कर सकते हैं कि वंचित वर्ग स्वतंत्रता के दौरान आप दलित समुदाय के बारे में सोच सकते हैं। तो अम्बेडकर जी ने क्या किया कि अम्बेडकर जी ने समाज के सबसे निचले तबके के दर्द को खुद महसूस किया और उनके अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। देन तीसरा, नेतृत्व, टीम प्रबंधन, ठीक है। अब जैसे थोड़ी देर पहले मैंने सुभाष चंद्र बोस जी का एग्जाम्पल दिया कि आर्थिक मतलब फंड ना होने के बाद भी और बाकी समस्याएं होने के बाद भी उन्होंने टीम को किस प्रकार से मैनेज किया। देन तनाव और दबाव, स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर अभी हम एक लाइन पढ़कर आए हैं मार्कस ऑरियोलिस की, कि कौन सी लाइन थी कि आपके मन पे आपका नियंत्रण है, घटनाओं का नहीं। जब आप इसे समझ लेते हैं तो वास्तविक शक्ति प्राप्त कर लेते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि परिस्थितियां आपके नियंत्रण में नहीं है, लेकिन उन पर आपका रिस्पॉन्स पूरी तरीके से आपके हाथ में है।
अब जैसे मान के चलो कि मैंने लास्ट क्लास में एग्जांपल दिया था कि आप घर से अपने स्कूल जा रहे हैं। अब जब स्कूल जा रहे हैं तो हवा, जिस साइड आपका स्कूल है उसी साइड हवा चल रही है, तो आपको जाने में 30 मिनट लग रहा है, आपको मेहनत कम करनी पड़ रही है, साइकिल चलाने में मज़ा भी आ रहा है क्योंकि वो सुबह सुबह का टाइम है। लेकिन जब यही चीज़ उल्टी हो जाती है, स्कूल से घर आते हैं, हवा भी उल्टी हो गई, अब वो 30 मिनट की जगह आपको 45 मिनट लग रहे हैं, मेहनत ज़्यादा लग रही है और चिड़चिड़ापन भी हो रहा है। तो कहने का मतलब सीधा सी ये है कि देखो, हवा को आप बदल नहीं सकते, बेहतर होगा कि आप खुद बदल जाओ। और खुद बदलने के लिए क्या चाहिए? आपको पहले, सबसे पहले दिमाग बदलना पड़ेगा। आपको ये मानना पड़ेगा कि जाते टाइम हवा उल्टी मिलेगी, और हवा उल्टी मिलेगी तो मुझे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो इमोशनल इंटेलिजेंसी आपको तनाव और दबाव प्रबंध करने में मौका देती है। जैसे कि बहुत बड़ा कोई दंगा हो गया, लास्ट क्लास में मैंने साइक्लोन मैन का एग्जांपल दिया था उड़ीसा के, कि जब जब साइक्लोन आता है वो, उन्होंने क्षति धन जन की होने से बचाया है। तो वो इमोशनल इंटेलिजेंसी आपको तनाव और दबाव प्रबंधन करने में स्ट्रांग बनाती है। ठीक है। पांचवा, संघर्ष एवं विवाद समाधान, नेल्सन मंडेला के एग्जाम्पल जो हम पहले डिस्कस किया। छठवां, नैतिक प्रशासन। ठीक है। तो कहने का मतलब है कि नैतिक प्रशासन में आप खुद को निष्पक्षता, ईमानदारी और पारदर्शिता को बढ़ावा मिलता है। आप खुद का आत्मनियमन कर सकते हैं। ठीक है। मतलब कहने का मतलब आप काम सिर्फ उस समय नहीं कर रहे हैं कि आपको लोग देख रहे हैं, आपका बॉस देख रहा है या आपको सीसीटीवी कैमरा देख रहा है। नहीं, आप काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो आपकी अंतरात्मा की आवाज़ है। अंतरात्मा की आवाज़ ये कह रही है कि भाई आपको ये पोस्ट मिली है और आपकी पोस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप ये काम करोगे। तो ये आत्मनियमन की भावना, नैतिक प्रशासन की भावना आपको इमोशनल इंटेलिजेंस से मिलती है। देन इफेक्टिव कम्युनिकेशन, अगेन डिस्कस हो गया, संकट आपदा प्रबंधन भी हो गया। तो निष्कर्ष लिखने के लिए लाइन आती होती है, निष्कर्ष आप लिख सकते हैं। अब बस लास्ट के तो छोटे छोटे टॉपिक हैं, उनको बहुत जल्दी समाप्त करते हैं। ठीक है। तो छोटा सा टॉपिक जो है कि एआई के इमोशनल इंटेलिजेंसी के नकारात्मक प्रभाव क्या है, मतलब डार्क साइड ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। तो इसमें क्या है कि अब मनोवैज्ञानिक हेरफेर यानी साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन। कैसा? कि मतलब आप दूसरे की भावनाओं का उपयोग स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। मतलब आप इस तरीके से प्रिटेंड कर रहे हैं कि आप तो उनके बहुत हितैषी हैं, और हितैषी बन बन के आप उनका मतलब सॉरी, उनका नुकसान कर रहे हैं। ठीक है। अब जैसे कि अभी क्या था न्यूज़ में, कुछ दिन पहले मुझे एक एग्जांपल याद आ रहा है, संजय प्रकाश एक बंदे का नाम था। ठीक है। अब ये बंदा क्या करता था कि फेमस जितनी भी सेलिब्रिटीज़ या फेमस लोग हैं, पर्सनालिटीज़ हैं, उनके साथ फ़ोटो क्लिक कराता और उनकी भावनात्मक, मतलब जो भी स्थिति थी, उनकी इनसिक्योरिटी थी, तो उनको समझता, और बाद में उनके साथ करोड़ों का, इस बंदे ने, संजय प्रकाश ने करोड़ों का हेर फेर किया। तो ये फेर फेर करने के लिए किसने इसको बनाया? इसके इमोशनल इंटेलिजेंस ने। तो ये नेगेटिव साइड भी है इमोशनल इंटेलिजेंस के। तो कहने का मतलब ये है कि आप किसी के दर्द या भरोसे को समझकर उसके मदद करने के बजाय जब आप उसका स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करने लगते हो ना, तो ये इमोशनल इंटेलिजेंस से एक क्राइम टूल बन जाती है। ठीक है। अब क्या है कि अन्याय के प्रति सहमति। अन्याय के प्रति सहमति क्या? कई बार क्या होता है, कॉर्पोरेट सेक्टर में आपको बताया जाता है कि हार्ड वर्क करो, टारगेट्स कंप्लीट करो, टाइम से ऑफिस आओ। लेकिन जब बात आती है सैलरी की, टाइम से क्रेडिट हो रही है या नहीं, इंक्रीमेंट्स टाइम से हो रहा है या नहीं, आपको बोनस या और अदर अलाउंसेस जो मिल रहे हैं वो टाइम से मिल रहे हैं या नहीं, तो वहाँ रिजल्ट आता है नहीं मिल रहे हैं। यानी आपके काम और आपके साथ अन्याय हो रहा है तो आप उसमें कुछ नहीं कर पा रहे हो, वो टॉलरेट कर रहे हो। फिर प्रभावी संचार में कमी। ठीक है। देन कौशल बनाम नैतिक गुण, नौकरी के प्रदर्शन का सटीक अनुमान नहीं। ठीक है। मतलब आप हाई इमोशनल है तो आप ये नहीं कह सकते कि आप नौकरी में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। मान के चलिए कि आप साइंटिस्ट बन गए, किसी क्षेत्र के वैज्ञानिक बन गए। अब यहाँ तो मतलब है ना कि यहाँ पर तो चाहिए हाई इंटेलिजेंस क्वेश्चन, आईक्यू चाहिए। तो आप ईक्यू लेकर नहीं बोल सकते हैं कि आप अच्छा ही प्रदर्शन करेंगे। ठीक है। तो इस तरीके की ये कुछ डार्क साइड हैं, इनको आप यूज़ कर सकते हैं। और लास्ट, कि आज के टाइम पर क्या दिक्कतें आ रही हैं। ठीक है। तो मतलब यही है कि इसमें, सॉरी, इसमें और एक दो एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो आप एक हर्षद मेहता का, उनके ऊपर वेब सीरीज अभी बनी थी, अभिषेक बच्चन ने बनाई थी। इसके पहले और भी किसी एक्टर ने बनाई थी, शायद मुझे उनका नाम नहीं पता है। तो एक तो हर्षद मेहता के एग्जाम्पल कि उन्होंने किस तरीके से इमोशनल इंटेलिजेंसी का यूज़ करके बैंकों को ठगा। ठीक है।
शारदा चिट फंड का घोटाला आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, शारदा चिट फंड, वहाँ पर भी लोगों को बेवकूफ़ बना बना के ठगा जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद लाइक MLM, मल्टी लेवल मार्केटिंग, इसका एग्जांपल दे सकते हैं। इसमें एक वो रील्स वायरल होती है, लेवल सबके निकलेंगे। ठीक है, तो इस टाइप का, तो यहाँ पर भी लोगों को कितना बेवकूफ़ बनाया जाता है कि आप 4-3 लोगों को जोड़ो, आपके घर में मर्सिडीज होगी। ठीक है, तो ये डार्क साइड्स हैं एक्चुअल में इमोशनल इंटेलिजेंस के, जिनका आप यूज़ कर सकते हैं। खैर, ये लास्ट टॉपिक है, इसको हम देखते हैं। आप क्या है कहने का मतलब ये है कि आधुनिक युग में इमोशनल इंटेलिजेंस के समक्ष कौन सी चुनौतियां हैं। ठीक है, अब चूंकि ये टॉपिक नहीं था सिलेबस में, बट मैंने इसको शामिल किया क्योंकि मुझे लग रहा था कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि लगातार वर्ड बदल रहा है, टेक्नोलॉजीज आ रही है, AI आ रहा है। तो ऐसे AI की एज में इमोशनल इंटेलिजेंस, भावनात्मक बुद्धिमत्ता में क्या समस्याएं आएंगी। तो सबसे पहले देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एल्गोरिदम, इसकी वजह से क्या होता है कि आपका EI यानी भावनात्मक बुद्धिमत्ता के रूप से कमजोर होते जा रहे हैं। क्यों? हर चीज में AI की निर्भरता बढ़ रही है, ह्यूमन टच कम हो रहा है। ठीक है, अब क्या है कि जैसे मान के चलो कि USA में क्या था कि USA में फेशियल रिकग्निशन, मतलब जैसे आपका फ़ोन का लॉक खुलता है आपके चेहरे को देखकर, तो फेशियल रिकग्निशन के लिए बहुत सारी डिवाइसेस लगाई गई अलग अलग जगह। अब वो डिवाइसेस क्या थी कि जो वहाँ के गोरे लोग थे, ठीक है, फेयर, या जो ब्लैक थे, या वाइट जो लोग थे और जो ब्लैक थे, तो वो डिवाइसेस वाइट और ब्लैक की पहचान करने में हमेशा गलती करती थी। गलती क्यों? क्योंकि एक ऐसा प्रेजुडाइज था, पूर्वाग्रह था कि ब्लैक के पास ये लीगल डॉक्यूमेंट नहीं हो सकता है, या ब्लैक का जुड़ाव किसी पर्टिकुलर क्राइम से हो सकता है। तो ये AI का एक क्या है ना, एल्गोरिदम पूर्वाग्रह है। ठीक है, तो युवाल नोवा हरारी की एक बुक है, उसमें ये लाइन है कि AI इंसानी बुद्धिमत्ता की तेजी से नकल कर सकता है, लेकिन AI इंसान की भावनात्मक बुद्धिमत्ता का विकल्प कभी भी नहीं बन सकता है, और बिना चेतना की बुद्धिमत्ता खतरनाक है। तो ये इस लाइन को आप कोट कर सकते हैं। तो एक बार मैं और लाइन रिपीट कर देता हूँ, युवाल नोवा हरारी की बुक है, तो इनकी बुक की एक लाइन है, बुक की लाइन ये है कि मतलब आपकी AI जो है IQ की नकल कर सकता है, लेकिन EQ या इमोशनल इंटेलिजेंसी की नकल नहीं कर सकता है। ठीक है, खैर, फिर क्या हो रहा है कि प्रशासन का अत्यधिक राजनीतिकरण, मतलब एक्सेसिव पॉलिटिसाइजेशन, सॉरी अभी बोल नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, तो कहने का मतलब कि हर जगह पॉलिटिक्स घुसती जा रही है। ठीक है, जैसे लास्ट क्लास में मैंने बोला था, यस मिनिस्टर, मतलब मिनिस्टर ने DM को कुछ बोला, SDM को कुछ बोला, तो SDM या DM ने मतलब वहाँ के बिना सोचे समझे SDM ने बोला कि हाँ, जो बोला है मिनिस्टर साहब ने वो सही है। अब मान के चलो कि अब एक जगह क्या था कि अ, उत्तर प्रदेश में उन्नाव का एक एग्जाम्पल था, मतलब काफ़ी टाइम पहले हो गया। तो उन्नाव में किसी बाबा ने बोल दिया कि यहाँ सोना है इस ज़मीन के नीचे। अब क्या होता है कि वहाँ के केंद्रीय मंत्री ने ऐसे ही एक आदेश दे दिया, तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया पहुँच गया, सारे कुदाल फावड़ा और मशीनें क्रेन लेके, और खुदाई करनी चालू कर दी, और वहाँ मिला कुछ नहीं। तो बल्कि ये तो बहुत खराब चीज़ है कि किसी बाबा ने बोला कि मैंने सपने में देखा है कि इस जमीन के नीचे सोना है, और सोने को खोद पाने के लिए वहाँ का पूरा पुलिस प्रशासन टूट पड़ा। तो क्या है सीधा सा मतलब, ये एडमिनिस्ट्रेटिव सेल्फ रेगुलेशन के ढहने का एक प्रतीक है, और क्या है। खैर, AI के समक्ष, सॉरी AI बोल रहा हूँ, भावनात्मक बुद्धिमत्ता के समक्ष तीसरा कौन सा बड़ा खतरा है। अब क्या है कि आजकल सोशल मीडिया है, फेक न्यूज़ है। ठीक है, अब फेक न्यूज़ में किसी पर्टिकुलर जाति, किसी पर्टिकुलर धर्म, किसी पर्टिकुलर समुदाय के प्रति एक नकारात्मक भावना फैलाई जाती है। अब जो छोटा बच्चा है वो लगातार किसी समुदाय के प्रति नकारात्मक चीज़ें सुनता रहेगा, तो उसके अंदर उसके इमोशनल इंटेलिजेंस या उसके भावनाओं के स्तर पर उस समुदाय के प्रति हमेशा के लिए नकारात्मक दृष्टिकोण तैयार हो गया। ठीक है, अब सीधा से मतलब एक गुरुग्राम में रेयान इंटरनेशनल स्कूल का एक मामला था, तो उसमें क्या है कि बिना मीडिया ट्रायल, बिना उसके एक निर्दोष बस कंडक्टर को गिरफ्तार किया। और क्यों गिरफ्तार किया? क्योंकि सोशल मीडिया में सब उसी को बोल रहे थे कि भाई वही अपराधी है। ठीक है, फिर क्या, स्क्रीन एडिक्शन, शॉर्ट वीडियोस, मतलब हम लोगों को डोपामीन लेने की
इतनी लत पड़ चुकी है कि इंस्टा में हमने आधे घंटे की रील्स देखी, फिर भी मन नहीं भरा, क्योंकि वो डोपामीन और दिमाग बोल रहा है कि और डोपामीन पाओ, और उस डोपामीन को बहाने के लिए हम रील्स पर रील्स, शॉर्ट्स पर शॉर्ट्स देखते जाते हैं। अब उसकी वजह से क्या हो रहा है कि अब जब सामने वाला कोई चीज़ बताने की कोशिश कर रहा है, समझाने की कोशिश कर रहा है, या मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आपका नहीं बन पाएगा कंसंट्रेशन, आपका फोकस नहीं बन पाएगा, क्योंकि उस रील के कल्चर ने आपको इतना खोखला बना दिया है कि आपका जो अटेंशन लेवल है वो पहले जो 5 मिनट था, आज वो घट के 5 सेकेंड रह गया है। यानी आप उस सिर्फ 5 सेकेंड एक रील्स को देख रहे हैं, वो पसंद नहीं आया, स्क्रॉल किया, एंड स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन, यही चलता रहता है। तो ऐसे में आपका पेशेंस लेवल कम हो जाएगा, आपकी फोकस करने की क्षमता कम हो जाएगी, और जब पेशेंस लेवल कम हो गया तो आपको जल्दी गुस्सा आएगा, चिड़चिड़ापन ज़्यादा होगा, और जब ये सारी चीज़ें आएंगी तो ना आप अपनी भावनाओं को खुद जान पाओगे, ना अपनी भावनाओं को रेगुलेट कर पाओगे, और ना अपनी भावनाओं को प्रबंधित कर पाओगे। तो डेनियल गोलमैन के जो 5 आयाम थे, आप कहीं पर भी नहीं फिट हो पाओगे, और कहीं पर भी फिट नहीं हुए तो कहाँ से आप इमोशनल इंटेलिजेंस की विशेषता अपने अंदर इनकलकेट कर पाएंगे। देन अब क्या है कि एक और खतरा जो है कि वर्चुअल एजुकेशन, सोशल इंटरेक्शन की कमी। अब होता क्या है कि अब वर्चुअल एजुकेशन है, पहले क्या होता था कि ऑफलाइन क्लासेस हैं, फैकल्टी ने 5 मिनट आपको ज्ञान की बातें बताई, 1 मिनट आपको उसको समाज के बारे में, नैतिकता के बारे में, बंधुत्व के बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें बताई, एग्जाम्पल दिया, आपने उस एग्जाम्पल को सुना, आपको अच्छा लगा, कुछ ना कुछ सिलेबस के आउट ऑफ बॉक्स भी चीज़ें आप सीख कर आए हैं। अब क्या है कि ऑनलाइन क्लासेस है, ऑनलाइन क्लासेस में जैसे ही फैकल्टी इधर उधर की बातें करने लगा, आपने तुरंत टैप अप किया और वो 10 सेकेंड 50 सेकेंड की वीडियो निकाल दी। तो वो जो सोशल इंटरेक्शन होना चाहिए था, या जो आप एक टीम बिल्डिंग, लीडरशिप, सिंपैथी, एम्पैथी की भावनाएं सीखनी चाहिए थी, वो तो आपने टाइप करके निकाल दी। तो वो कहाँ से फिर आपका भावनात्मक बुद्धिमत्ता डेवलप हो पाएगी? ठीक है। देन कठोर नियम, कानूनी ढांचा, ठीक है, तो इसमें भी वही आ जाएगा कि लाल फीताशाही कि पॉलिटिकल लीडर ने जो बोला, तो वहाँ फिर हमारी भावनात्मक बुद्धिमत्ता किसी के कंट्रोल में आ जाती है। खैर, तो आज के लेक्चर में इतना ही था। ठीक है, आज के लेक्चर में हमने पूरा इमोशनल इंटेलिजेंसी के न सिर्फ बेसिक्स देखे, न सिर्फ थ्योरी देखी, बल्कि उसका व्यवहारिक जीवन में उपयोग देखा। ठीक है, हमने इसकी जो सिलेबस में जिस तरीके से मेंशन है कि भावना संवेगात्मक, मतलब संवेगात्मक बुद्धि लिखा है, हालांकि वो भावनात्मक बुद्धि है, तो उसकी हमने अवधारणा देख ली, इसके सारे आयाम देख लिए, प्रशासन में, शासन व्यवस्था में इनकी उपयोगिता और प्रयोग, ये सब देख लिए। ठीक है, तो ये हमारे 4 टॉपिक शुरू से खत्म हो चुके हैं। अब हमारे जो टॉपिक बचे हैं 5वां, जैसे कि मैंने पहले ही बोला था कि हम हर क्लास में 8-10 फेमस नैतिक विचारकों, दार्शनिकों के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसको हम लास्ट में इस टॉपिक को कर लेंगे, जिससे कि आपको किसी पर्सनालिटी के बारे में, किसी मोरल थिंकर्स के कोटेशंस के बारे में आपको पहले से ही चीज़ें पता हों। तो हम मेन जो करेंगे 2 टॉपिक, ये 2 टॉपिक हैं जो आई होप कि ये तो इसमें 2 क्लास में हो जाएगा, बट इसके लिए हो सकता है 3 क्लासेस लगें। तो अगले 5 क्लास में ये 2 टॉपिक, एक क्लास में हम केस स्टडी पर बात करेंगे और एक क्लास में ये। खैर, तो हमारा ये 7-8 क्लासेस में ये कंप्लीट हो जाएगा, और जैसा मैंने प्रॉमिस किया था कि 15 क्लास में एथिक्स हम कंप्लीट कर लेंगे, तो हम उस दिशा में सही ट्रैक पर हैं अभी तक। तो आज के सेशन में इतना ही। आपको सेशन अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट भी करिएगा, ठीक है, और कहीं डाउट हो, किसी तरीके से समस्या आ रही हो, तो वो चीज़ें आप जरूर शेयर करिएगा।